तो चलिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। आपकी जो सीरीज चल रही है यूपीएससी के पीवाईक्यू यूपीएससी के पीवाईक्यू में आज का हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया है वह है 2020 का। जी हाँ, आपने सही सुना, 2020 का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी क्लासेस में ये क्वेश्चन पूरा आपसे हम इसके पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर आपने अभी 2015, 16, 17, 18, 19 का अगर नहीं देखा है तो जाइएगा और जाकर के आप उन क्वेश्चन को आवश्यक रूप से एनालिसिस को देखिएगा। हमने वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर डिस्कस किए हैं, न केवल आंसर डिस्कस किए हैं बल्कि ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे लगे, पेपर एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसा अप्रोच रखें। तो उन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ मैं आंसर आपसे पूछूंगा और कुछ आंसर मैं बताऊंगा और दोनों मिलकर के पेपर को सोल्व करेंगे। आइए पढ़ते हैं आगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमने जो लिया है सीरीज नंबर आप देखोगे ए ली है। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 है, जीएस नंबर 2020। चलिए इस एक पाठ्यक्रम को एक बार आवश्यक रूप से आप पढ़ लीजिएगा अपने स्तर पर भी। ठीक है, वीडियो को रोक करके मैं यहाँ पर पोस्ट कर लीजिएगा, मैंने इसलिए थोड़ा सा लेके रखा है। इंग्लिश वाला नीचे भी है, आप उसको भी देख लेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसको इस तरीके से जूम कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन पूरा विजुअल हो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको पूरा विजुअल होगा परंतु आप पाओगे आपको ऑप्शंस कट जाएंगे। ठीक है, और जब ऑप्शन कट जाते हैं तो उसमें जो एलिमिनेट मेथड है वो अच्छे से नहीं लग पाता है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से विजुअल और ऑडिबल आवाज़ भी हो रही होगी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है? आपसे राइट पूछा है। अब देखिए मैं कहूँगा एक बात, जितने उसमें स्टेटमेंट देता है ज़्यादा इतना क्वेश्चन इजी हो जाता है। बट कैसे, अब आपको निकालना मैं सिखाता हूँ। देखिए कैसे। पहला है आधार। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। देखो सर, जहाँ पर ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी दे देता है अधिकतर यूपीएससी इसको गलत मानता हूँ, और मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जाता था, ये तो गलत स्टेटमेंट है, एकदम गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जहाँ ये आप देखोगे पहला गलत हो गया, तो इसलिए आप देखोगे जहाँ जाएगा उसको कट कर दो, तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। या तो आंसर आपका बी होगा या फिर सी होगा। अब आपको आंसर पता है, अगर सी सही होगा तो आंसर आपका तीसरा, अगर सही होगा तो सी आंसर होगा। आइए देखते हैं तीसरा। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। देखो आधार जो है बीमा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य ऐसा नहीं है। जो आधार कार्ड है क्या वो मैंडेटरी है? नहीं सर, वो मेरी एक आइडेंटिटी है कि मैं वहाँ पर निवास करता हूँ, उस क्षेत्र में रहता हूँ, बस। ऐसा नहीं है कि बीमे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट पे क्या है, गलत हो जाएगा। अब मैंने 2 स्टेटमेंट पढ़े हैं और आंसर आपका निकाल दिया 2 और 4, इसका आंसर ठीक है। कैसे ठीक है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट है राज्य निजी निगमों, मतलब आप देखोगे कोऑपरेशन के आधार पर डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। बात ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये जो सकता वर्ड है ना, या कुछ वर्डोलॉजी होती है, जैसे आप देखोगे कुछ आपसे पूछ ले सकता, कुछ ऐसे संभावित होते हैं जो संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि ऐसा हो सकता है कुछ। ठीक है, तो वो सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं सर। ठीक है, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। चौथा है आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, आप देखोगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आरडीबीटी के माध्यम से तो भारत सरकार आपको किसान संपदा योजना के तहत आप देखोगे भारतीय किसानों को 2,000 रुपये की राशि देती है हर 3 महीने में। ठीक है, 3 किस्तों में आप देखोगे देती है 6,000 रुपये। चलिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैंने अभी एक शब्द आपको बताया था, कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, जैसे आप देखोगे ओनली वर्ड होता है, जहाँ पर हो सतर्क हो जाइएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ऑल वर्ड होता है। ठीक है, अनिवार्य होता है, मैंडेटरी जिसको बोलते हैं अनिवार्य, ऐसा वर्ड है, इसको केवल है, सभी है, अनिवार्य है, हो नहीं सकता। एक वर्ड है हो नहीं सकता, तो एक ये भी वर्ड क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे कई वर्ड है, मैं आगे आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन में
राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? देखो, दोनों को दो दो शक्तियाँ हैं। राज्यसभा को कुछ शक्तियाँ दे के रखी हैं, लोकसभा को कुछ शक्तियाँ दे के रखी हैं और उसी पे पूछ रहा है। कह रहे हैं कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के लिए विषय। देखो, ऑल इंडियन जो अगर सर्विसेज का गठन करना है तो आप देखोगे तो राज्य सूची का विषय आ जाता है। ये संविधान के आर्टिकल की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल 249 का ये विषय है, ठीक है। और वहाँ पर राज्यसभा की शक्ति होती है। ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज की बात कर लें तो 311, 312, 313 इन्हीं के बारे में चर्चा करता है आर्टिकल ये, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो इनके बारे में। तो ये राज्यसभा को होती है, ना कि आप देखोगे यहाँ पर राज्यसभा के समान पूछा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो अधिक होती है। संविधान में संशोधन करने के विषय। सी, सरकार को हटाने के विषय। डी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय। देखो, जब संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है तो उस स्थिति में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये वाला सेक्शन है जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा करके क्वेश्चन इन्होंने पूछा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। आइए, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैड्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। राइट पूछा है और यहाँ पर भी सही पूछा है। एक और मैं आपको बता दूं, UPSC ज़्यादातर आपसे राइट पूछता है, ज़्यादातर आपसे राइट पूछता है। वहीं आप देखोगे UPPCS ये हमेशा आपसे ज़्यादातर रोंग पूछता है। इन दोनों में अंतर है। जैसे कह रहा ना कौन सा सही है, वो कहेगा सही नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, UPPCS वाले। तो पहला स्टेटमेंट है MP लैड्स निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के लिए या निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। देखो, ये वास्तव में इसमें प्रयुक्त हो सकती हैं। ये बात तो आपकी सही है कि इसमें ये प्रयुक्त होंगी और इसीलिए इसको लाया गया है कि स्वास्थ्य स्तर पर स्टैंडर्ड को हम आगे ला सकें। तो पहली बात एकदम ठीक है, और पहली ठीक है तो आंसर बी तो होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी को होना आवश्यक है। ये भी बात ठीक है क्योंकि भाई जिस राज्य से आप MP हैं, ठीक है, तो आपका ये आप देखोगे उस क्षेत्र में कुछ ऐसा पिछड़ा वर्ग SC ST वर्ग होगा, ठीक है। उसके लिए तो आप कुछ उसमें से पैसा मुद्राएं वहाँ को दोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है आप देखोगे आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। पहला दूसरा जहाँ वो सही हो जाएगा। तो मतलब आंसर अभी बन रहा है A हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। अगला क्वेश्चन, MP लैड्स निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनित नहीं किया जा सकता। ये गलत है सर, उसको किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर्स के लिए। ये आपसे गलत है, ठीक है। और इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका बी नहीं होगा, आंसर इसका सी नहीं होगा। अब देखिए चौथा देखते हैं, क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। ये बात क्या हो जाती है आपकी, ठीक हो जाती है। और चौथा इसमें करेक्ट है। तो राइट आंसर आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 4 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे हैं, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। मतलब कि जो अनटचबिलिटी है संविधान के आर्टिकल 17 जिसको बोलते हैं क्षमता का अधिकार। ऑप्शन नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तो भाई आप देखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है तो ये तो आर्टिकल 23 और 24 की बात करता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये आप देखोगे ये आर्टिकल 19 से 22 तक की बात करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप देखोगे आर्टिकल ये 32 की बात करता है। परंतु क्षमता का अधिकार आप देखोगे 14 से 18 तक बात करता है। तो इसीलिए आप देखोगे आर्टिकल 17 में इसकी चर्चा की गई है, अनटचबिलिटी अस्पृश्यता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किससे व्यादेशित है। देखो, मैं आपको बता दूं कि संविधान की जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, और ये आपको मिलता है डीपीएसपी। और उसके साथ साथ अगर आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल आप देखोगे 50 में इस बात की चर्चा की गई है जिससे कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे ये जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये राज्य को प्राप्त अधिकार है। क्या है? राज्य को ये दिया गया है कि जब भी कोई कानून बनाएगा, स्टेट बोले तो जैसे इंडिया है, ऐसा स्टेट ये नहीं तमिलनाडु, कर्नाटका या बेंगलुरु, ये नहीं है सब स्टेट। स्टेट का मतलब है कि भारत। स्टेट मतलब जब इंटरनेशनल आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री होती है। तो इसलिए ये किसको प्राप्त है? ये राज्य को प्राप्त है। आइए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यावदेशित होता है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान की उद्देशिका, बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी समवर्ती सूची, और डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। नहीं सर, देखो समवर्ती सूची की अगर हम बात कर लें तो शेड्यूल नंबर आप देखोगे, शेड्यूल नंबर 7 में दिया गया है, उसमें 3 शेड्यूल को रखा गया है। एक है सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंस। ये कॉन्करेंस समवर्ती सूची है जिस पर दोनों बना सकते हैं, स्टेट और आप देखोगे सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। यदि बाध्यता है, ऐसे में डिस्प्यूट हो जाता है तो सेंट्रल के कानून मान्य होंगे। तो तीसरा गलत नहीं है, सॉरी तीसरा सही नहीं है, सी गलत है और डी गलत है। पहला है संविधान की उद्देशिका। देखिए उद्देशिका में इस शब्द को नहीं है व्याख्यात की, लेकिन डीपीएसपी जो कि मैंने आपसे बात करी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका देखिए पूरा पॉलिटी यहीं पर मैंने 360 डिग्री घुमा दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पेपर लेके बैठ जाएंगे, नहीं तो मैं ऐसे धीरे धीरे से इसको आगे कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पोस्ट करें फिर उसको पढ़ें, अन्यथा मैं अगर दोनों को करवाऊँ तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसलिए वीडियो को आसानी से क्या कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पोस्ट करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, इन्होंने पूछा वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेखन या प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। अब से ये किसके कारण प्रस्तुत किया जाता है तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है। देखिए, पहला है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 के कारण, सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, और डी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों का, मतलब FRBM एक्ट। ठीक है, और ये आप देखोगे ऑप्शन नंबर आप भी बता सकते हैं इसका स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए आप ही बताइएगा इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप ही बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे मेरे को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। आइए संवैधानिक अर्थार की बात करते हैं। संवैधानिक, ऑप्शन नंबर ए है विधानमंडल द्वारा सरकार, बी लोकप्रिय सरकार, सी बहुदलीय सरकार, या फिर डी सीमित सरकार। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिमिटेड जो गवर्नमेंट होती है, कौन सी सर, जो लिमिटेड गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक सरकार के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। अब संवैधानिक सरकार की अगर हम बात कर लें तो ये एक तरीके से लिमिटेड गवर्नमेंट है, जिसमें इसका मतलब ये है कि सरकार तो है, ठीक है, सरकार तो है, गवर्नमेंट तो रहेगी, और गवर्नमेंट है ये बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा ना हो कि ये सर्वोसर्वा हो। ठीक है, सरकार सर्वोसर्वा नहीं है, संविधान सर्वोसर्वा है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सर्वोसर्वा नहीं है, यहाँ पर भारत का संविधान सर्वोसर्वा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है या करते हैं, ये आपसे पूछा है।
पहला स्टेटमेंट अब इसमें पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, आपको राइट बताना है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया रखा है उद्देशिका, बी राज्य के नीति निर्देशक, सी मूल कर्तव्य। ठीक है, देखिए उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु स्वतंत्र रूप से विधिक प्रभाव रखती है नहीं रखती है। ठीक है, डीपीएसपी अभी मैंने आपको बताया पहले, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, वास्तव में इसके तीनों ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन नंबर डी में है। अगर हम देखें फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के पार्ट नंबर किस में है, 4A में रखा गया डीपीएसपी के। आर्टिकल आप देखोगे किस में है, आर्टिकल आर्टिकल 51 के ए में इसको रखा गया है, और ये 11 है, पहले 12 थे कि ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया, और जो 11वां था उसमें पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को, चाइल्ड्स को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल भेजें और उनको शिक्षा अनिवार्य उपलब्ध कराएं। उसके साथ साथ इसमें ये भी रखा गया और ये लाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से इसको एड ऑन किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस नहीं दिख रहा, बाद में देख लेंगे। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरणी मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधि सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब कौन से ऐसे नागरिक होंगे जिनको वो विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट दे के रखे हैं 4। अब देखिए, पहला है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले को, दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तीसरा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को। ये तो सर देखो ऐसा नहीं है ये कि इसमें टारगेट किया गया ओबीसी वर्ग को, नहीं, सभी वरिष्ठ नागरिकों। अब देखो इसमें ऑल वर्ड की है तो ये तो गलत है। अब मान लीजिए आपका चौथा गलत है, ठीक है, आइए अब आपको सिखाते हैं। मान लीजिए आपका चौथा जब गलत है तो आप देखोगे बी आंसर नहीं होगा और आंसर आपका डी नहीं होगा, तो आंसर या तो सी होगा या फिर ये होगा। आप मुझे पहला स्टेटमेंट पढ़ के बताइएगा, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले को विधि निःशुल्क, नागरिकों को निःशुल्क विधि सेवाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और यदि मिलनी चाहिए तो आप ही बताइएगा, जब ए सही है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप कंपेयर भी कर लेंगे ना, कहाँ पर 3 लाख कहाँ पर 1 लाख, तो 1 लाख कम होता है 3 लाख ज़्यादा होता है, इसीलिए आप देखोगे जो ओबीसी वाला है वो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन। अब देखो इसमें विषयों के बारे में कुछ चर्चा आपसे दी गई है, जैसे कुछ संगठन है और आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, अल्मा आटा घोषणा, अल्मा आटा जो घोषणा है ये कहाँ की गई थी, क्यों की गई थी, ये लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए की गई थी, बात एकदम ठीक है, ये करंट पर क्वेश्चन है। दूसरा है हेग समझौता, हेग समझौता जैविक और रासायनिक के लिए नहीं है। अब देखो ये नहीं है तो नहीं है, तो जहाँ पर दो है वो गलत हो जाएगा, तो ए गलत और आपका डी गलत, या तो आंसर होगा आपका बी चौथा या फिर आंसर होगा सी 1 और 3। तीसरा स्टेटमेंट है तलानोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन, चौथा है अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार, तो ये चौथा भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 1 और 3 इसके ठीक है। ये एलिमेंट मेथड होता है, इसको आप लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, प्यारे स्टूडेंट्स आप इसको देख लेंगे, मैं पोस्ट करके मैं इसको बहुत आराम से, ठीक है, आप इसका वीडियो को पोस्ट करके क्या करेंगे, आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। बाकी का तो भारत में है तो हिंदी सभी जानते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी जानते हैं। मेरा उद्देश्य है सभी को एक साथ लेके चलें। चलिए अगला 11वां क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देखो संसदीय मतलब पार्लियामेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें पार्लियामेंट को सेंट्रलाइज पार्लियामेंट को रखा जाए, तो ऐसी सरकार कौन सी होगी जिसमें पार्लियामेंट सेंटर में होगी। ठीक है, आइए उसी पर पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होना होता है, नहीं ये तो गलत है, पहली बात यहाँ पर ऑल वर्ड की यूज की गई है सभी, तो पहला गलत है। बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बात तो सही कह रहा है। सी
सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। नहीं, ये तो ठीक है, सरकार को चुन कर के लाने का काम हम नहीं करते हैं, लोग नहीं करते हैं। लोग केवल एक एमएलए को वोट देते हैं, एक विधायक को वोट देते हैं और विधायक चुनते हैं कि एक्स वाई जेड को सरकार बनाएंगे। ठीक है कि नहीं? जैसे चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, तो लोगों के द्वारा केवल हम एक व्यक्ति को वोट देते हैं, एक सांसद एमएलए को वोट देते हैं, ना कि हम सरकार को वोट देते हैं। ठीक है, और ना हमारे द्वारा बनाई जाती है, ना हम हटा सकते हैं। तो सी तो सरासर गलत है। चौथा डी है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ये कोई ऐसा नहीं है। सरकारें तो आप देखोगे 1900, अगर आपको पता हो 1990 का जो रीजन रहा है, 1990 से 96 तक का जो रीजन रहा है, वहाँ पर 6-6 महीने तक सीएम आपके पीएम रहे, सॉरी 6-6 महीने के पीएम रहे। ठीक है, रिटायर होते चले गए, हटते चले गए। तो इसलिए संसदीय जो सरकार होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार का मतलब होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, यह आप देखोगे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखोगे तो व्यक्तिगत रूप से ये प्रेसिडेंस के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के प्रति। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इजी सा क्वेश्चन है, देखिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? मतलब वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी उद्देशिका और डी संवर्ती सूची। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। इजी सा क्वेश्चन है, मैंने इसको वास्तव रूप से अभी अभी आगे क्या किया है, मैंने इसको अभी डिस्कस आपसे किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, ये चारों स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिएगा और बताइएगा। चलिए, क्यों सही है क्यों नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो स्टेटमेंट देके रखे और पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। देखिए सर, पहला स्टेटमेंट है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। यहाँ पर एक टर्म है कि एक्सप्लेन करता है, नहीं एक्सप्लेन नहीं करता है, भारत का संविधान नहीं करता है। भारत के संविधान के अंदर आप देखोगे, जो संविधान में जो आपका सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, ये वर्ड ही नहीं थे सर, बल्कि इनको आप देखोगे 42 सेकेंड अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है, 1976 में ऐड ऑन किया गया प्रेम्बल में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आपसे पूछा है क्या है? सही। अब सही पूछा है तो आंसर या इसका सी नहीं होगा और आंसर इसका ए नहीं होगा, या तो बी होगा या फिर डी होगा। इसको बोलते हैं सर आपने 50-50। अगर आपको नहीं भी पता है तो 50-50 आप रिस्क ले सकते हैं, तो बी पे जा सकते हैं या डी पे। अब पढ़ के जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, इसलिए ए आंसर नहीं है, आंसर सी नहीं है, या तो बी है या फिर डी। दूसरा स्टेटमेंट है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक प्रवलोकन की व्यवस्था करता है। देखो, एक है व्याख्या करना, एक है व्यवस्था करना। ठीक है, ना ही तो न्यायिक प्रवलोकन की व्यवस्था करता है और ना ही परिभाषा को देता है। तो दोनों ही इसमें क्या है? गलत हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं आपकी? गलत हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, मतलब 14। जो इजी से क्वेश्चन होंगे मैं उन क्वेश्चन को आपको दूंगा, आप उसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताएं। और जो हार्ड क्वेश्चन रहेंगे जिसको मैं उस पर आपसे चीज़ें बिल्कुल एकदम डिस्कस करूंगा। मैंने पहले ही कहा है, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, और हम क्वेश्चन खेलेंगे और आपको पता नहीं चलेगा आप कितना कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक समान सहमति पाई जाती है। मार्क्सिज्म और गांधीज्म पढ़ा है शायद आपने। यह निम्नलिखित में से कौन सा ये से सही है? देखो, मार्क्सिज्म जो है ये एक तरीके से दुष्प्रकारवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इन्होंने तो आप देखोगे भौतिक वस्तुओं पर ज़्यादा चीज़ों को केंद्र में रखा है। महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं, महात्मा गांधी ने थोड़ा सेकुलर, एकदम से स्टेबलाइजेशन और उसके साथ साथ चीज़ों को संतुलन, बैलेंस बनाने का काम महात्मा गांधी ने किया। परंतु मार्क्सिज्म नेगेटिविटी से थोड़े भरपूर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसलिए पूछ रहा है दोनों में कौन सी समानता पाई जाती है, सहमति। ठीक है, एक समान है। ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, बी वर्ग संघर्ष।
महात्मा गांधी जी ने वर्ग संघर्ष की बात नहीं की। महात्मा गांधी तो संघर्ष असहयोग की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं। निजी संपत्ति की समाप्ति, देखो महात्मा गांधी ने निजी संपत्ति को समाप्त नहीं बताया, उन्होंने व्यापार वर्ग को, स्वयं वो व्यापारी थे तो वो कैसे इस बात को, ठीक है, तो बी भी गलत है, सी भी गलत है। आर्थिक नियतिवाद, ये भी गलत है। राइट आंसर है, आप देखोगे ए। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, ये बात आपने देखी होगी। आपने बहुत, आप पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, संविधान सभा पढ़ते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आप पढ़ते हैं कि नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ी है, आपने कभी ये भी पढ़ा है कि उसमें महात्मा महात्मा गांधी क्यों नहीं है? आप इस बात पर थोड़ा विचार कीजिएगा कि महात्मा गांधी क्यों नहीं थे। कोई सी भी मीटिंग आप देखिएगा संविधान सभा की, उसमें से ही नहीं, क्यों नहीं थे, ऐसा कोई रीज़न रहा होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन देखिए। ये कह रहे हैं भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं कि नहीं? अब जरा आप ही पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। चलिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसी को देखते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्रण या चित्रण है। आप क्या करोगे बन के, ए संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तारित करने वाला अभिकरण। क्या आप संसद के लोकतंत्र को व्याप्ति करना चाहोगे, उसको विस्तार दोगे? नहीं सर। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, क्या आप संघ में लेकर के आओगे, राज्यों के इतने हावी हो जाओगे राज्यों पे जाके कि आप उसको काम नहीं करने दोगे? तो ये तो गलत है, कुछ भी लिख रहे हैं ये तो गलत है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला विषय, क्या आपका ये उद्देश्य रहेगा कि राजनीतिक वृद्धि करें? क्या आप किसी पॉलिटिशियन पार्टी को ज्वाइन कर लोगे? लगती नहीं ना। आप देखोगे फ्लेक्सिबल होकर के, तटस्थ होकर के, ठीक है, सही डायरेक्शन में आप जो नियम कानूनों के तहत क्या करोगे, काम करोगे, ना कि आपका पोलराइजेशन हो जाएगा, राजनीतिकरण। तो ये भी गलत है। डी है लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। बिल्कुल ये वाली बात ठीक है कि आप लोक नीति को बढ़ावा देने का काम करोगे, उससे लोगों तक जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो पहुंच सके, उनको उनका बेनिफिट मिल सके, या आप इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे। इसलिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका किसके बारे में पूछ रहा है? उद्देशिका के बारे में पूछ रहा है, प्रेम्बल के बारे में पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। ए है संविधान का भाग है किंतु वही कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, किसी ने आंसर ए लगा लिया था, किसी ने आंसर डी लगा लिया था। बी है संविधान सभा संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ये तो केशवानंद भारती मामले का उल्लंघन कर गया। सी है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। नहीं, ये कोई विधिक प्रभाव तो नहीं रखती है, ये तो आपको भी पता है। इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ है। डी है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। एक बार आप ये आंसर पढ़िएगा, अपने स्तर पर क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर ए या फिर डी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आप। इसका आंसर मैंने बहुत इजी कर दिया है, आपको केवल कमेंट्स बॉक्स में इतना बताना है इसका राइट आंसर क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आंसर इसका ए होगा या फिर डी होगा। अगर आपने थोड़ा भी क्वेश्चन को समझा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर बी नहीं है और सी नहीं है, मुझे पता है एक्चुअल में इसका आंसर, ठीक है। और इसके अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 16 का भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूँ, जो केशवानंद भारती मामला था 1973 का, उसमें इस बात को रखा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है किंतु उससे आप देखोगे विधिक प्रभाव नहीं रखती है, उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी तक एक बार 42nd अमेंडमेंट आप देखोगे 1976 में ही एक बार अमेंड किया गया है, जो 3 सब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड को ऐड ऑन किया गया। बट ऐसा नहीं है कि इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये संविधान का भाग है, एक इंट्रोडक्शन है, संविधान की आत्मा है, ये बताती है कि संविधान किन पर टिका हुआ है, ठीक है, उसके एक स्तंभ के रूप में काम करता है। तो केशवानंद भारती को केस को ध्यान में रख करके इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु बेसिक या मूलभूत मूल सिद्धांत में आप संशोधन नहीं कर सकते।
मूल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिसाइड करने का जो राइट है, इसको जो डिसाइड करेगी वो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसका राइट इसके पास है। क्योंकि अंतिम व्याख्याकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई है तो आप देखोगे वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, यही इसका संरक्षण है। तो इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे अच्छे से देख लीजिएगा, मैं बहुत स्लोली इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर आप भी बताते चलिएगा। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ये सब आप, अब मैं दोनों टाइप नहीं करा सकता, मजबूरी है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर भी आप बताइएगा। द preamble to the constitution of India is a part of the constitution but has no legal effect. B, not a part of the constitution and has no legal effect either. A part of the constitution and has the same legal effect as any other part. D, a part of the constitution but has no legal effect independently of अदर पार्ट्स। तो इसका वैसे राइट आंसर आप देखोगे डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहे हैं स्वर्ण ट्रांजिशन मतलब रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। ये जो स्वर्ण ट्रांजिशन है ये किसको लेकर के क्वेश्चन टर्मोलॉजी शब्द जो रहता है वो क्यों रहता है। ऑप्शन नंबर ए है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, बी केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, सी डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्राणी को, डी आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्राणी को। तो जो आपका स्वर्ण ट्रांस है जिसको रिजर्व ट्रांस के रूप में जाना जाता है, ये आप देखोगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएमएफ में आप देखोगे 6 कंट्री हैं और अभी हाल ही में 2000, हाल ही तो नहीं कहेंगे, 2015 में रेनबेनबी को जोड़ा गया है जो चाइना की है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, नहीं तो इसमें यूके, कनाडा, यूके, यूएसए, ठीक है, इस तरीके से फ्रांस, ये कई ऐसे देश, लगभग 6 देश इसके अंदर शामिल हैं। और आईएमएफ में अगर बर्डन की बात कर लें तो इसमें सबसे ज़्यादा आप देखोगे अभी 2024 की रिपोर्ट है, अगर उसके अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा डॉलर का है सर। फिर उसके बाद मतलब यूएसए पहले स्थान पर आता है। कौन आता है सर? सबसे पहले स्थान पर यूएसए आता है। उसके बाद आपका जापान आता है। ठीक है, जापान आता है। फिर उसके बाद में आपका चाइना आता है। ठीक है, इस तरीके से भारत लगभग 5वें नंबर पर आता है, इंडिया का स्थान 5वें स्थान पर। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा अपने स्तर पर भी, नहीं तो मैं कवर करवा दूँगा क्लासेस में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर ऑप्शंस नीचे हैं उनको भी देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ठीक है, ये संविधान के भाग 4 की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। अगर आपने डीपीएसपी वास्तव में अगर पढ़े हैं स्टूडेंट्स, डीपीएसपी अगर आपने पढ़े हैं संविधान का भाग नंबर 4, देखिए स्टूडेंट्स कुछ आपको ऐसे नॉइस की आवाज़ आ सकती है, ऐसे बादल वगैरह, क्योंकि मेरे यहाँ पर बरसात हो रही है तो उसकी आवाज़ शायद आ सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे डीपीएसपी संविधान के भाग नंबर 4 में और आर्टिकल 36 से 51 तक उनकी चर्चा है। 36 में 12 का इक्वल आर्टिकल की बात की गई है, लेकिन जब आप आर्टिकल 37 पढ़ते हैं, कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? जब आप आर्टिकल 37 पढ़ते हैं 37, तो उसमें साफ साफ इस बात को रखा गया है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो इसलिए आप देखोगे पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। मैंने आपको जब ये अभी मैं डिस्कस कर रहा था ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इसमें पूछा गया है नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, तो इसमें पहला गलत है,
दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, और जहाँ पर पहला होगा वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर पहला उसको कट कर देंगे तो आपका सी आंसर नहीं होगा, आपका ए आंसर नहीं होगा, आपका तीसरा, दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सर क्वेश्चन क्या है इसको जानेंगे, लेकिन हम ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहे हैं दो स्टेटमेंट देकर के उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपसे राइट पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। ये बात आपसे कर रहा है 19 में। क्या बात ठीक है? अगर ऐसा है तो 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। सर ऐसा नहीं है, अगर निवास कर रहा है नहीं सर, मतदान सूची में अगर उसका नाम है तब होगा, तो ये तो गलत है। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास दंड या दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निहर तो हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो। नहीं, भारत में आप देखोगे एक डाटा भी इसको रिलीज किया गया है कि लगभग, आई थिंक अगर मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्शन कीजिएगा, लगभग 40% ऐसे जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए और एमपी, सब पर आप देखोगे 40% ऐसे हैं जिन पे केस चल रही हैं। और केस आप देखोगे क्राइम के केस हैं, ठीक है, और सिविल केस हैं। तो इसलिए आप देखोगे इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। और जब दोनों ही गलत हो जाती हैं, आपसे पूछ रहा है सही, और सही पूछ रहा है तो दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहे हैं आपसे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है सही। पहला स्टेटमेंट है भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का शस्त्र आहूत या आह्वान कर सकता है। आपने अगर संविधान का आर्टिकल 108 पढ़ा होगा तो वहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न उसको रखा गया है, और जिस वो जगह को बेटर समझे, जिस स्थान को वो बेटर समझे, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ये बात एकदम सत्य है। अब जहाँ पर एक होगा वो सही होगा, तो मतलब आंसर इसका बी नहीं होगा, आंसर इसका डी नहीं होगा। 50-50 में आ गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान एक वर्ष में सदन के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं। देखो, संविधान कोई व्याख्या नहीं करता है, ये ध्यान रखना। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तब भी नहीं आंसर आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे इसमें केवल इतना कहा गया है संविधान के अंदर कि जब एक शस्त्र चल रहा हो तो अगले शस्त्र को चलने के लिए 6 मंथ से, किससे सर, 6 मंथ से जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है, 3 शस्त्र चलते हैं, एक मानसून शस्त्र चलता है, एक शीतकालीन शस्त्र चलता है, एक बजट शस्त्र चलता है। दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब सदन का चलना आवश्यक हो। और पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे आप, मैं बहुत स्लोली, आप वीडियो को पॉज करेंगे और देख लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेंगे आप, बहुत स्लोली मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आप आसानी से देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कैन समन a session of the parliament at such place as he see things and fit। तो आप इसको देख लेंगे, which of the following statement and given above is are correct, only one, only two, one and three only, two and three only। तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए
आई। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए 21 में क्या क्या पूछ रहे हैं उसको देखते हैं। 21 में कह रहे हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ओके सर, इतिहास की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं आपसे। देखिए पूछा है उपयुक्त में से युग्मों में कौन सा सुमेलित है। पहला है औरंग। औरंग कौन था सर? ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है और औरंग पूछ ले एक वर्ड किससे संबंधित था। ठीक है, औरंग क्या है? राजकोष का प्रभारी था। दूसरा स्टेटमेंट है बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता था। ये आपसे पूछा जा रहा है। आप देखोगे जो औरंग था ये राजकोष प्रभावी नहीं था, तो जहाँ पर एक है उसको कट कर देंगे तो आंसर डी नहीं होगा और आंसर ए नहीं होगा। जबकि जो बेनियान था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था और जो मिरासीदार था ये राज्य का एक नामित राजस्व दाता था। ठीक है, ये राजस्व का वितरण करता था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 21 का आप देखोगे बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, इसमें आपको ये सीखने ज़रूर मिल रहा है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को देखें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहे हैं भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन है सर, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान मैंने आपको हिस्ट्री वाली जो आपकी सीरीज चल रही है जिस पर हम 1000 कितने 1000 क्वेश्चन देख रहे हैं, आपने अगर वो सीरीज नहीं देखी है तो स्टूडेंट्स देखिएगा, बहुत अच्छी सीरीज है वो। हिस्ट्री के एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ उसमें, बहुत अच्छे टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। दूसरा स्टेटमेंट है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महाशंगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा स्टेटमेंट है महाशंगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया है। ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे इसमें जो पहला है जो स्थायरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है ये गलत है, क्योंकि ये हीनयान से संबंधित है और जहाँ जहाँ पहला है उसको कट कर देंगे तो आंसर आपका डी नहीं होगा, आंसर आपका ए नहीं होगा। तो आंसर या तो बी होगा या फिर आप देखो इसमें मैंडेटरी है कि तीसरा सही है, तीसरा दोनों में। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महाशंगिक संप्रदाय की एक शाखा थी जो कि आप देखोगे महायान से संबंधित है, तो ये भी ठीक है और इसमें तीसरा भी ठीक है। आप देखोगे इसमें दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध धर्म आप देखोगे आया, भगवान बुद्ध को इसके रचयिता के रूप में जाना जाता है और इसकी दो शाखाएं हैं, बुद्धिज्म की दो शाखाएं हैं। एक आप देखोगे एक है हीनयान और एक है महायान। हीनयान बुद्ध को आप देखोगे एज ए एक व्यक्ति के रूप में व्याख्यात करते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति थे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, इनको ईश्वर नहीं मानते हैं, इनको एक समाज सुधारक एक व्यक्ति के रूप में वो देखते हैं, अच्छे एक राजा के रूप में देखते हैं। जबकि जो महायान एक शाखा है ये मूर्ति पूजा करती है। ये आपको बता दें इसको मानने वाले लोग मूर्ति पूजा करते हैं। बुद्ध को आप देखोगे गॉड की उपाधि देते हैं, इनको गॉड मानते हैं। ठीक है, जो भिक्षुगण होते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें रखी गई हैं। ये कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको पार उतरवा देंगे, आपको मोक्ष प्राप्त करवा देंगे। तो ये 200 खाएँ, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है। देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से, किसमें से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है या फिर करती है। तो सही व्याख्या आपसे पूछा है औद्योगिक क्रांति को लेकर के। पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। बी भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। सी देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं। डी ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आप इसका कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका राइट आंसर बता लीजिएगा, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए है, क्योंकि भारतीय दस्तकारी जो उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि भारत को एक तरीके से इन्होंने मंडी के रूप में तब्दील कर दिया। यहाँ पर कच्चा माल निर्यात होगा और तैयार माल आयात होगा। ठीक है, और यदि कोई यहाँ से व्यापार करेगा, यहाँ से कहाँ से, इंडिया से अगर कोई व्यापार करेगा यूरोप में, तो इस पर बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगाए जाएंगे। टैक्स कौन से, कस्टम ड्यूटी,
लगाई जाएगी, सेफ्टी ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है, ये सारी ड्यूटियाँ। तो व्यापारी वर्ग खुद ही हतोत्साहित हो जाएगा तो व्यापार नहीं करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आपसे पूछा है भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब ये पूछ रहा है उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ तक सही कालानुक्रम व्याख्यात कीजिए। आपसे एकदम सही डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे सही पूछ रहे हैं कि कौन सा पहले पहले हुआ। राजा भोज के अधीन प्राधिकारों का उदय हुआ था। दूसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। और चौथा है गोपाल द्वारा पाल वंश की संस्थापना। आप देखोगे पहले जो हुआ था महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी, तो जहाँ पर दो है पहले पे दो आ जाएगा, ठीक है, दो का क्या होगा सर, पहला होगा। इट्स क्लियर। फिर गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना होगी, ये आप देखोगे दूसरे स्थान पर आएगा। तो दूसरा और पहला देखिए कहाँ पर है, दूसरा मतलब दूसरा और चौथा, तो देखो दूसरा तो है लेकिन चौथा नहीं है, दूसरा तो है चौथा, तो राइट आंसर तो मिल गया इसका। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हो गया था और प्रथम के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा मैं कहूँगा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि डेट आपको याद रखना अपने आप में एक चुनौती होती है, तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको हार्ड क्वेश्चन की सूची के अंतर्गत आप रख सकते हैं। और यदि आपको स्टूडेंट्स नहीं पता होता है ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर देंगे, और स्किप करने के पश्चात यदि आपके पास में टाइम मिलता है एग्जाम हॉल के अंदर, तो आप फिर ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो बेटर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी, क्या शब्द पूछा है, हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो हुंडी के स्वरूप की परिभाषा कौन बताता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। बी प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला वही। सी विनिमय पत्र। और डी सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी। ये एक तरीके से विनिमय पत्र है। हुंडी का मतलब होता है कि मान लीजिए एक राजा ए है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक राजा ए है और एक राजा बी है, ठीक है। अब इसको क्या है, राजा ए से राजा बी तक के लिए जाना है, यहाँ ये मार्ग है, यहाँ से होकर के इसको जाना है, ये मार्ग है, रोड है, ठीक है, यहाँ तक जाना है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन वगैरह भी हैं, ठीक है, यहाँ पर चोर भी मिल सकते हैं। इट्स क्लियर। तो यहाँ पर वन आपको मिलेंगे, यहाँ पर चोर आपको मिलेंगे। जब चोर भी मिल सकते हैं तो एक व्यक्ति को क्या होगा, एक कागज का टुकड़ा, क्या लेकर के, एक कागज का टुकड़ा, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा लेकर के यहाँ से भेजा जाएगा और वो यहाँ पर इसको दिखाएगा सिग्नेचर राजा ए के, ठीक है, या व्यक्ति ए के, और कहेगा कि मैंने एक टुकड़ा भेजा है, तो उस पर ये चीज़ें होती हैं। तो आप देखोगे इसी को हुंडी कहा गया है। फिर उसके बदले में उसको पैसा मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देखेंगे आसानी से, वीडियो को पोस्ट करके आप इसका आंसर क्या कर देंगे, लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैराज डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर टू इन दिस, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए सर, क्वेश्चन क्या पूछे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। कह रहे हैं स्वतंत्र संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक तेसर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और आपसे पूछ रहा है सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है उस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मास्तिक्स की समूहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा है इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। तीसरा है देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था।
पूछ रहा है आपसे उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। इसमें आप देखोगे जो तीसरा शब्द है, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो देशकर द्वारा जो देश वर्ड है ये बंगाल क्षेत्र को नहीं बल्कि आप देखोगे पूरे भारत क्षेत्र को ये कवर करता है। देश एक देश की व्याख्या करता है। तो तीसरा जहाँ पर स्टेटमेंट होगा आप उसको कट कर देंगे तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, तो बचा क्या, एक और दो, दो दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं क्या है। देखिए, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे। मैं पहले आपको अलर्ट करना चाहता, इसका आंसर यूपीएससी ने इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, 2020 का सीरियल नंबर आप सीरीज नंबर ए है, ठीक है, और उसका 27वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर की आप यूपीएससी से डाउनलोड कर लें या जहाँ से देखें। अगर कोई संस्था की आप कोचिंग की देखते हैं तो वो अपनी तरफ से बना सकते हैं, बट यूपीएससी ने इसका आंसर नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बट आपको मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है, जो आपको लगे बेटर आप उसको आंसर मान लीजिएगा। देखिए क्या है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे। पहला है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये बात एकदम सही है। ठीक है, दूसरा है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तीसरा है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। चौथा है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। देखो चौथा इसमें गलत हो जाएगा, और जहाँ चौथा गलत हो जाएगा तो आंसर अपने आप निकल के आएगा। पहला इसमें ठीक है, पहला इसमें आप देखोगे ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है और जहाँ तीन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरी तरफ से तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी बात ठीक है, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है, मतलब वो व्यक्ति तो आज़ाद कर दिए जाएं जिन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। कौन सी, बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है गोपाल बाबा वालंकर, बी ज्योतिबा फुले, सी मोहनदास करमचंद गांधी, सी डी डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे गोपाल बाबा वालंकर के द्वारा बिटाल विध्वंसक जो थी ये पत्रिका प्रकाशित की गई थी जो अस्पृश्य समुदाय को लेकर के थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या पूछे। देखिए, इसमें पूछा गया है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्लिया बाप, किसकी बात कर रहे हैं, कुल्लिया बाप तथा द्रोण बाप, दो शब्द दे के रखे हैं। कुल्लिया बाप और द्रोण बाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं। और यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में एक से दो क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता है जिसमें आपको क्या करता है, कुछ शब्द दे देगा, टर्मोलॉजी दे देगा और उसका आपसे आंसर पूछेगा कि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है भूमाप से, बी विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, सी नगर की भूमि वर्गीकरण और डी धार्मिक अनुष्ठान से। तो आप देखोगे ये एक भूमि माप से संबंधित है, जो भूमाप से रिलेटेड है, जिसको कुल्य बाप और द्रोण बाप, बाप मतलब नाप। ठीक है, तो नापोगे क्या सर, आप भूमि को नापोगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट्स और आवश्यक क्वेश्चनों में से एक है ये, जो कि एंसेंट हिस्ट्री से पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को उस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। अब देखो अभिलेख जैसे ही नाम आता है तो अधिकतर अशोक का नाम आता है। किसका, अशोक का नाम आता है कि ये तो काम अशोक ने ही किए होंगे। अब इसमें एक बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है और उसकी बात कर रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कृष्णदेव राय। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अशोक ने ये आप देखोगे अपने अभिलेख के माध्यम से लोगों को प्रजा को परामर्श करवाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। और बाकी के ये भी आप देखोगे सही है, इन्होंने भी समय रहते काम किए, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने और कृष्णदेव राय। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कृष्णदेव राय से, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को फिर अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसलिए थोड़ा स्लोली तरीके से वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहे हैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता, एक शब्द दे के रखा है पारमिता, शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र मठ है, बी है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पंथ प्रस्तुत हुआ, डी आरंभिक मध्यकालिक दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियाँ। तो एक है पारमिता। तो पारमिता जो शब्द है आप देखोगे, ये आप देखोगे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पंथ प्रस्तुत हुआ था, उसको हम पारमिता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहे हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। जो रखमाबाई मुकदमा था ये किस पर केंद्रित था, और बहुत अच्छा क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन है ये सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। देखो इन्होंने महिलाओं को शिक्षा पाने के अधिकार का ये मुकदमा नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत किया था, ये क्वेश्चन गलत किया था। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा क्वेश्चन को तो मुझे लगा ये तो भाई करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए एक तरीके से आप अपनी नॉलेज पर या फिर अपनी समझ के आधार पर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात आपको होगी कि शिक्षा पे तो काम किया ही होगा, ये तो सही होगा। लेकिन नहीं सर, आप इसको सही से पढ़ेंगे ना। फिर मैंने इनको पढ़ा सही से तो मैंने देखा नहीं, रखमाबाई ने मुकदमा में किस पर केंद्रित था, नहीं ये महिला शिक्षाओं पर आप देखोगे अधिकार पर नहीं था। सहमति आयु, हाँ ये सहमति आयु पर था। और आप देखोगे दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थान पर था। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को खास तौर पर इकोनॉमी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पुश करने का काम किया है। तो इसलिए जहाँ एक है वो कट कर देंगे, ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। मतलब 32 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं इजी सा है, जहाँ पर आपने एलिमेंट मेथड लगाया वैसे ही आंसर आप निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। मतलब नील की खेती क्यों ह्रास होती चलेगी। अब देखो नील की खेती का ह्रास होना, हिस्ट्री अगर आपने महत्वपूर्ण तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ी है, और मैंने भी क्विक रिवीजन की क्लासेस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो सीरीज अभी थोड़ी रही है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसे ही पीसीएस का पेपर खत्म होगा हम सीरीज पुनः एक बार पुनः दोबारा करेंगे बहुत ही अच्छे वे में। चलिए जीएस की क्विक रिवीजन। नील के उत्पादकों के अत्याचारणी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, बी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कर होना, सी नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा प्रतिरोध, डी उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। देखो इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, क्योंकि एक नया ऑप्शंस आ गया था, तो विश्व बाजार में इसका अलाभकरण हो गया था जब नई खोजें बनने लगी थी। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। फिर नील की खेती को हराश लग गया था। ठीक है, इसका ये बड़ा रीजन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेलेजनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
किस लिए की थी? अब देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी ये वेले चली ने की थी, ये बात एकदम सही है। अब कहाँ की थी, कैसे की थी, ऑप्शन देखे रखे हैं चार। पहला है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी, वह भारत में पाश्चात्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी, वह विलियम केरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे डी हो जाएगा। उसका मूलभूत उद्देश्य था कि ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय शासन में प्रशिक्षित करे और यहाँ पर वो अच्छे से शासन चला सके, इसलिए वो ऐसा करने का उसने प्रण लिया था, ना कि ये तीनों। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्र निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? उलगुआन, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, भगवान बिरसा मुंडा जिनको कहा जाता है। तो किनके उसको लेकर के ऑप्शन नंबर है 1857 के विद्रोह का, बी 1921 के माबिला विद्रोह, और सी 1859 से 7 में नील विद्रोह, और डी 1899 से 1900 बिरसा मुंडा विद्रोह। तो ये बिरसा मुंडा विद्रोह है, इनका एक अपना इतिहास है। मैं इसको डिस्कस करूँगा बड़े अच्छे से डेप्थ में जाकर के, आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जब मेंस की क्लासेस चलती हैं तो उसमें टीचर के पढ़ाने का भी एक आप देखेंगे बदल जाता है एटीट्यूड पढ़ाते हुए, क्योंकि वहाँ पर कोई फास्ट वे में नहीं होती है चीज़ें, बड़ा स्लोली चीज़ें होती हैं और बहुत डेप्थ में जाकर के चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, चलिए 36वां क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन देके रखे हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ठीक है, पहला है, पढ़नी विश्वामित्र शुंग से संबंधित था। दूसरा है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित था। तीसरा है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। अब जरा आप ही बताइएगा, ये जो कालिदास भैया हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे या नहीं? अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित था तो आप कहोगे जी नहीं, हर्षवर्धन से संबंधित था। जहाँ पर दो है कट कर दिया जाए तो आप देखोगे ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, बचा क्या सी? तो राइट आंसर इसका सी है। आप देखोगे पाणिनि जो पुष्यमित्र शुंग से संबंध नहीं था। हाँ, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था और उसके दरबार में रहा करता था और उसने बहुत ज़्यादा काम भी किए हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल तीसरा सी है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप वीडियो को पोस्ट कर लेंगे, ठीक है, और आंसर को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पोस्ट करेंगे, आंसर को मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, केवल आपको देख लेना है इसको। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण, मतलब आपने देखा होगा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का प्रयोग किस लिए होता है? अब ये पूछा जा रहा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ये क्या है? आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आजकल जो, यूपीएससी तो हमेशा से पूछता है अप्लाइड कैसी है, अप्लाइड आप देखोगे साइंस टेक्नोलॉजी यूपीएससी पूछता है। परंतु मैं आपको बता दूं पीसीएस की परीक्षा जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ये भी अप्लाइड होता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए रटने वाला नहीं, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। तो इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, बी शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण, सी स्टेम सेल कोशिकाओं का कार्य गुणों में विकास करना, डी संतान में गुणसूत्रों वाले रोगों का निषेचन करना। इसका करेक्ट आंसर आप भी बता सकते हैं इसका, परंतु राइट आंसर होगा जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है। इसका मतलब होता है कि जो संतान है उसके गुणसूत्रों वाले रोगों का आप क्या कर देंगे, उसको निरोध कर देंगे, उसको रोक देंगे जो उस संतान में क्या कर रहे हैं, रोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बात की गई है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या पूछे स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देख लो 2020 में पूछ रहा है और 2024-25 में भी ये बनने के चांसेस हैं इससे क्वेश्चन, लेकिन घुमा के पूछेगा। ठीक है,
कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है। कैसे कर सकता है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना, बिल्कुल करेगा। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, ये भी ठीक है। रोगों का निदान करना, ये भी ठीक है। टेक्स्ट से स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन करना, हाँ बिल्कुल, टेक्स्ट मैसेज को स्पीच में परिवर्तन कर देगा। विद्युत ऊर्जा का आप देखोगे वेतन संचरण, इसमें सभी का काम करेगा कौन? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 39। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन पढ़ने से यह आंसर आपका निकल आएगा, आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, ठीक है 39। ये कह रहे हैं दृश्य प्रकाश संचार BLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा है? BLC के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये कह रहे हैं आपसे BLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगे दैर्ध्यों का उपयोग करती है। हाँ सर, बात एकदम ठीक है, करती है। BLC को दीर्घ पराशी प्रकाशीय वितार संचार रूप से जाना जाता है। नहीं सर, दीर्घ नहीं है, ये लघु है। पहली बात तो कैसी है? लघु है, तो इसलिए ये तो दूसरा गलत हो गया। अब जैसे ही दूसरा गलत हो गया, आप देखिए दो कहाँ कहाँ पर है। दूसरा तो आपका गलत है, और जब आपका दूसरा है, क्योंकि ये कह रहे हैं दीर्घ परासी, दीर्घ नहीं है सर, ये लघु है। ठीक है, और जब लघु है तो आप ही बताइएगा। अब लघु है तो आप ही बताइएगा सर, तो दूसरा जहाँ वो गलत हो गया। तो दो देखो ए में है, दो बी में है, और दो डी में है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि 1 और 3 इसका करेक्ट होगा। BLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित करता है। BLC विद्युत चुंबकीय जो व्यतिकरण नहीं होता है। ये चौथा भी इसमें ठीक है, पहला भी ठीक है, परंतु दूसरा इसमें गलत है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर हम आंसर पे आएंगे। आइए क्वेश्चन क्या पूछे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता का नियंत्रण नहीं कर सकता। बात एकदम ठीक है, मैं भी देख सकता हूँ, मैं भी ज्वाइन हो सकता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ये बात एकदम सत्य है। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। देखो ये गलत है, मैंने कहा ना ओनली वर्ड। ऐसा नहीं है कि केवल ये क्रिप्टो करेंसी के विषय में, इसको हर जगह स्कीम में बहुत जगह यूज किया जा सकता है। तो दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। आइए दो को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है दो। तो दो आपका बी में है और दो आपका सी में है। पहला वाला ठीक है, ओके। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन के आधारभूत मतलब विशिष्टियों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। देखो ये कह रहा है टेक्नोलॉजी में है ना, सकता वर्ड है। तो जहाँ पर मैं कहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है और वहाँ पर एक संभावना क्रिएट कर रहा हो कि ऐसा हो सकता है, तो ध्यान में रखना वो क्वेश्चन UPSC में सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि दूसरा गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर 1 और 3 मतलब डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेंगे। ठीक है, ऑप्शंस भी यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ऊपर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41वां। क्या वो क्वेश्चन है? 41वां। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके जो ऑप्शन है वो नीचे हम देखेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं कार्बन नैनो ट्यूब को लेकर के। ठीक है, आइए पहला स्टेटमेंट है इनको मानव शरीर में औषधियों के प्रतियोजन के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। दूसरा है इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। क्या ये संभव है? अभी रहने देते हैं। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं करेंगे। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है, और इस पर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
तो 1 3 4 पहले देख लेते हैं। आइए देखते हैं 1 3 4 आपको कहाँ पर है। 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दूसरा इसलिए सही नहीं है, ये कह रहा है मानव शरीर में कृत्रिम क्या है, रक्त कोशिकाएं। हम इससे ब्लड सेल नहीं बना सकते, याद रखना। हम इससे जो ब्लड सेल है हम उस सेल को नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए आपका जहाँ भी दो है उसको कट कर देंगे, वैसे भी सही हो जाएगा। बी, ए और डी। तो करेक्ट आंसर क्या है, जहाँ पर दो नहीं है वो इसका सही है, तो सी में दो नहीं है, तो राइट आंसर 1 3 4 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ड्रोन से, ठीक है। आजकल ड्रोन हर जगह आप देखोगे चल रहा है, ठीक है, हर जगह चल रहा है। खेत में फसल पर आप देखोगे पिंडक नाशी छिड़कन मतलब स्प्रे वगैरह करने में, बिल्कुल सही बात है। आप अगर शहर में रहते हैं तो गार्डन वगैरह में, फूलों पर, अपने बगीचे में कभी स्प्रे मारते होंगे ऐसे। आपके यहाँ पर माली वगैरह आता होगा कोई भी इस तरीके से, तो आपने देखा भी होगा। शहर में रहते हैं तो सार्वजनिक स्थल पर भी स्प्रे मारते हैं कहीं कहीं पेड़ों पे। गाँव में रहते हैं तो नॉर्मल सी चीज़ें खेत में आपको दिखती हैं। सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करने के लिए, बिल्कुल वहाँ पर मानव तो नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर से हम अपना ड्रोन भेज सकते हैं, ठीक है। अपना हम क्या भेज सकते हैं, ड्रोन वहाँ पर भेज सकते हैं और वहाँ पर वो उससे कैप्चर वीडियो कर सकता है। डीएनए संश्लेषण के उपयोग उत्पन्न करती हुई आप देखोगे व्हेलों के श्वसन नमूनों को एकत्रित करने में, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। जो व्हेल है ऊपर आकर के श्वसन की एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ कर रही है, तो उसको भी हम इसके अंतर्गत चित्रित कर सकते हैं, तो उसमें भी ये काम करेगा। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है ड्रोन के संबंध में, तो तीनों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आप देखोगे डी में दे के रखा है 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर है 43, 43वां। ये कह रहे हैं यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज को आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 बिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कदाचित उपयोग में संदर्भित करता है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। किससे, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने आपको बहुत कुछ करा दूंगा और करवाता रहूँगा, ठीक है। आइए मैं बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरे पे बिलीव रखिएगा। मैं एक नई सीरीज करना स्टार्ट जा रहा हूँ, वो मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। समय चीज़ें रहेंगी तो मैं उसको करूँगा स्टार्ट। ऑप्शन है पहला वाइजर 2, बी न्यू होराइजन, सी लीसा पाथफाइंडर और डी इवोल्ड लीसा। तो इसका जो राइट आंसर है आप देखोगे करेक्ट आंसर है इवोल्ड लीसा। तो इवोल्ड लीसा ये शुरू किया गया है, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष यानों में खासतौर पर नासा का है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, 44वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या है। पहला है भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। आज तो आप बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हो, डिजाइनर बेबी भी बनवा सकते हो। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, नॉर्मल सी चीज़ है अब तो ये भाई। मानव प्रेरित बहु कोशिकाएं, जिसको आप देखोगे प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। मैंने कहा ना, जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। तो मैं कहूँगा जी हाँ, ये बिल्कुल जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। तो आप कहोगे सर 1 2 3, जहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां क्वेश्चन। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, न्यूमोकोकल्स कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में आप देखोगे एक वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों एंटीजन हम मिला देते हैं। ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिका शोथ और पेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। दूसरा है उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध भावी नहीं है। तीसरा है इन वैक्सीन के कोई गुण प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं है और नहीं ये वैक्सीन कोई प्रतिभूत संबंधी अभिक्रियाएं, मतलब आप देखोगे एर्लिक रिएक्शन करती हैं।
इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सरासर गलत है, क्योंकि इन सब के साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जहाँ 3 है उसको कट कर देंगे, तो मतलब डी और सी आंसर नहीं है। आप देखोगे पहला और दूसरा इसमें ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपसे पूछा था सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बाकी का मैंने समझा दिया ऊपर हिंदी में। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले ही करेंगे, दोनों कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। देखिए अगला, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबद्ध किससे प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पहला है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, बी खास सुरक्षा आधारभूत संरचना, सी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, डी दूर संचार परिवहन आधारभूत संरचना। अब आपको बताना है कौन सा सबसे बेटर है। तो देखो पब्लिक की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जो चर्चाओं में रहा था, इसका जो मूलभूत विषय है वो है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। हालांकि ये सारे पब्लिक हैं, जैसे खास सुरक्षा आधारभूत है ये भी आपका पब्लिक वाला ही है, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा आधारभूत संरचना ये भी पब्लिक के लिए है, और दूर संचार परिवहन आधार ये भी पब्लिक के लिए। लेकिन जो पूछा पब्लिक की, इन्होंने की एक वर्ड को यूज़ किया, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वर्तमान में आज डिजिटल सुरक्षा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जाना जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम ऑप्शन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच में सामान्य अंतर के बारे में सही है। मतलब आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। पहला है पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में भी नहीं होती। जरा समझना, अगर ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक तो मुझे लगता है नहीं होगा सर, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो हम सीधे कहाँ से आंसर निकालेंगे इसका आंसर हम निकालने का प्रयास करेंगे एलिमेंट मैथड लगा के। देखिए कैसे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ठीक है आपका, कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है, सेल वाल नहीं होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। ये गलत है भाई, अगर इसमें प्लेज्मा झिल्ली नहीं होगी तो जो वृक्ष है, आप ऐसे देखोगे, ये वृक्ष है, सॉरी आप अगर ऐसे देखोगे तो इसके बीच में ये पानी का यहाँ से जाता आता है। ठीक है, मैं आपको एक, तो यहाँ से पानी आता जाता है। ठीक है, इस वृक्ष में जा रहा है, तो ये एक झिल्ली है, इस पर एक बॉल बनी हुई है, और ये कह रहा है नहीं होती है, प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, तो दूसरा गलत है। अब देखो जहाँ दो है उसको कट कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, बचा क्या सी। तो राइट आंसर सी होगा, क्योंकि आप देखोगे परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रसधानियाँ होती है। बिल्कुल, जो वृक्ष होता है आपका, अगर आप वृक्ष को देखोगे तो उसमें एक ही है मोटी सी, ठीक है यही है। लेकिन अगर आप ह्यूमन को देखोगे तो आपके बॉडी के अंदर इतने रसधानियाँ होती हैं, ठीक है, इतनी नसें होती हैं, आपने देखी होंगी बॉडी में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मतलब बेंजीन प्रदूषण क्यों होता है। पहला स्वचालित वाहन जिसको ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, उसके साथ साथ आप देखोगे रोगन के लिए लकड़ी, फर्नीचर का उपयोग और पॉल्यूशन से निर्मित उत्पादकों का प्रयोग। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें एलिमेंट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। देखो जो पूछा गया है बेंजीन प्रदूषण, बेंजीन प्रदूषण कोई जलने से होता है, जलने से उत्पन्न होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर है लकड़ी फर्नीचर, आप देखोगे रेगन लकड़ी फर्नीचर तो इसमें नहीं आता है, तो जहाँ पर चार है उसको कट कर दो। अब देखो बी में चार है, सी में चार है, डी में चार है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ए में आपका चार नहीं है और इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल से, तंबाकू, ठीक है, धुआं, लकड़ी का धुआं, इससे ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ना ही इसमें पॉल्यूशन निर्मित का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए
यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? कौन कौन सी कर सकती हैं अगर ऐसा मान लीजिए कोविड पैंडेमिक हो जाए या वैश्विक संकट पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में? अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर रहना। आप मुझे बताओ, यदि आप अल्पकाल के विदेशी ऋण लोगे तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं? बिल्कुल सही बात है। कुछ और विदेशी बैंकों का प्रारंभ करना। देखो, बैंक के प्रारंभ करने से कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ऐसे बैंक प्रारंभ कर दो, प्रारंभ कर दो, कुछ हो ना हो उसमें, तो ये तो गलत है। तीसरा है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन, ये भी गलत है। तो तीसरा जहाँ उसको कट कर देंगे, दूसरा भी गलत है। राइट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भर न रहना। ठीक है, आप दीर्घकालिक लो, क्योंकि अल्पकाल में आपकी जो डिमांड है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और जिसके चलते आपको घाटा हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपने बैंक खाते, ये किससे पूछा है क्वेश्चन, इकोनॉमी से और बैंकिंग सेक्टर से। मतलब यदि आप अपने बैंक खाते के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आ जाएगी। बी है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी। सी है मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। डी है मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। आप ये क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट्स में बताओगे। पहली बात, वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आपको वो भी बताना है, दोस्तों के साथ में शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। 2015, 16, 17, 18, 19 तक के मैंने पेपर कवर करवाते हैं, उनको भी आवश्यक रूप से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।